यूएई का दौरा और उसमें जो कुछ कहा गया, लेकिन उसकी दूसरी तस्वीर हमें भारत में देखने को मिलती है कि जहां पर सवामी आसिम आनंद जो समझौता एक्सप्रेस का मरकजी मुलजिम था उसको रिहा कर दिया गया है। तो एक गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट वाला कॉन्सेप्ट अमली तौर पर खुद भारत में मौजूद है, जबकि वो यूएई में पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। देखे ना, इन्हीं बातों का जिक्र मैं पहले भी कर रहा था। ये सारी बातें उठाई जानी चाहिए, मगर होता यह है कि हमारा मीडिया उतना एक्टिव नहीं है जितना भारत है। हमारा दफ्तर खारजा बिल्कुल एक्टिव नहीं है जितना भारत एक्टिव है। उनके प्राइम मिनिस्टर को आप देख लें, ऊफा में अगर मीटिंग हुई आपके प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो उन्होंने वो जो 5 नुकाती बयानियां जारी किया, उसके अंदर उन्होंने सारे अपने नुकात लिखवा दिए। तो पाकिस्तान का मफाद कहाँ है? आपके प्राइम मिनिस्टर जो कि एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन में थे उस दिन, उस मीटिंग में जाने से पहले, क्योंकि इसकी इल्तजा भारत के प्राइम मिनिस्टर ने की थी, हमने नहीं की थी। जाहिर क्या हुआ कि उनको अंदर से इतना प्रेशर था अपने मुल्क में कि वो उस प्रेशर को डिफ्यूज करने के लिए एक तो मीटिंग करना चाहते थे, और इस मीटिंग का जो एलामिया है वो अपनी फेवर में लाना चाहते थे, और वो ले गए। और उसके बाद अपने मुल्क में जाके उन्होंने दिखाया कि देखें, ये हमारे जो कंसर्न्स थे मैंने लिखवा लिए, पाकिस्तान का कोई कोर इशू इसके अंदर नहीं आया। ये हम बार बार कह रहे हैं कि इसमें हमें अक्लमंदी का तकाजा ये है कि हमारा दफ्तर खारजा इसमें बाकायदा इन्वॉल्व हो। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो एजेंडा है, सुनने में ये आया कि वो तो एजेंडा दफ्तर खारजा को दिया ही नहीं गया था जी। उसके ऊपर उनको कोई टिप्स मिलनी चाहिए थी, कोई एडवाइस मिलनी चाहिए थी, उसकी प्रेपरेशन होनी चाहिए थी, उससे पहले लोअर लेवल पे एजेंडा के पॉइंट्स आपस में डिस्कस किए जाने चाहिए थे। तो उसकी इस तरह की तैयारी नहीं थी। मकसद ये हुआ कि जो भी इस तरह के नुकात उभर कर सामने आ रहे हैं, उसमें हमारे दफ्तर खारजा का बहुत बड़ा रोल है। वहां बाकायदा एक पॉलिसी तैयार की जाती है, उस पॉलिसी के तहत पूरी दुनिया में आपका जो नुक्ता नजर है उसको फैलाया जाता है। जो दोस्त ममालिक हैं उनके जरिए उनके ऊपर खासकर काम किया जाता है ताकि वो आपकी मदद करें। यहाँ पे जो सफारतकार हैं उनको बुला के ब्रीफिंग देना इसका एक हिस्सा है। जो बाकी दुनिया है, हमारे सफारतकार हैं, वहां पे उनकी ब्रीफिंग्स अरेंज की जानी चाहिए। यानी एक तरफ हम कहते हैं, जैसे ये जो आपने समझौता एक्सप्रेस की बात की, क्या हमें नहीं मालूम कि समझौता एक्सप्रेस की जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो उसके अंदर कर्नल प्रोहित जो है, वो जो उसका इंक्वायरी कंडक्ट कर रहा था शख्स, उसको फाइनल स्टेजेस पे मार दिया गया, और वो तकरीबन उस स्टेज पे आ चुका था जहां उसने साबित कर दिया कि ये सारा किस्सा जो है ये भारत ने खुद करवाया है। उन्हीं की तरफ से, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से काम किया गया ताकि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। और ये सिर्फ वाहिद वाकया नहीं है। एक मिस्टर मानी, उनके इंटीरियर मिनिस्ट्री के बहुत जिम्मेदार शख्स, वो उन्होंने एक एफिडेविट सबमिट किया था सुप्रीम कोर्ट में, और उसके अंदर ये तीनों वाकयात का उन्होंने जिक्र किया था, जिसमें बंबई अटैक्स, पार्लियामेंट का अटैक और समझौता एक्सप्रेस। और उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि ये भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने ये काम करवाए और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ये प्रोपेगेंडा किया गया। उसका कोई फॉलो अप नहीं हुआ। वो जो रिपोर्ट थी वो पाकिस्तान में, उसको क्या शाया नहीं होना चाहिए था? क्या पाकिस्तान में मीडिया के जरिए वो रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं लाई जानी चाहिए थी? इक्का दुक्का लोग जानते होंगे कि ऐसा एफिडेविट वहां पे आया। उस एफिडेविट की कॉपी जो है वो यहां पे शाया होनी चाहिए थी, दुनिया के सामने ले जानी चाहिए थी। तो मैं बार बार जो बात बन रही है वो ये है कि भारत जो है वो इन महाजों पे बड़ी तेजी से और बड़ी रफ्तार से चलता है। उसका मीडिया, उसकी आर्म फोर्सेस, उसकी गवर्नमेंट और उसका जो दफ्तर खारजा है, वो सब एक पेज पे बात करते हैं, यक जुबान होकर बात करते हैं। और कोई जो है वो पाकिस्तान को छूट तो क्या, बल्कि पाकिस्तान के नाम पर जो भी बात की जाती है वो मुबालगा राई की बुनियाद पर की जाती है। यानी पूरी दुनिया को आज भी ये ढंढोरा पीटा जा रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्वस है और इंडिया में दहशतगर्दी करवा रहा है। उनके असम और जो मुख्तलिफ स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में 20 वहां पे रियासतें हैं जहां अलहदगी पसंदी की तहरीकें चल रही हैं। वहां पे किसी को जाने की इजाजत नहीं। क्या हम वो चीजें मेंशन करते हैं? क्या आपने अपने मीडिया में कभी उसके ऊपर कोई प्रोग्रेस देखी? क्यों नहीं देखते हम वो इसीलिए कि हम इन चीजों को कोई अहमियत नहीं देते। हमारा जो दफ्तर खारजा और हमारी जो खारजा पॉलिसी है उसमें बहुत बड़ी कमजोरियां हैं। आज की दुनिया जो है वो सारी परसेप्शंस पे बेस्ड है। परसेप्शंस मैटर मोर देन दी रियलिटीज। हमें, और परसेप्शन वो है जो आप मीडिया के जरिए बनाते हैं, वही आप मीडिया के जरिए बनाते हैं। क्या आपको कोई नैरेटिव मिला अपनी हुकूमत की तरफ से कभी कि मीडिया में ये नैरेटिव चलाइए, ये पाकिस्तान के मफाद में है? कोई ऐसा नैरेटिव हम तैयार नहीं कर सकते। इसी तरह दहशतगर्दी के अगेंस्ट कोई काउंटर नैरेटिव हमने तैयार किया?
कि एक दहशतगर्द हैं, वो मजहब के नाम पर बिगाड़ पैदा कर रहे हैं और अरसा दराज से हो रहा है। और इसी चीज को भारत ने पिक किया है, क्योंकि कल जो प्राइम मिनिस्टर मोदी भी वहां क्रिकेट स्टेडियम में खड़े होकर इंतहा पसंदी और मजहब के नाम से रिलेट कर रहा है, क्योंकि यही पाकिस्तान का एक इंप्रेशन बनाया गया है। क्या पाकिस्तान ने बतौर रियासत इस तरह की मजहब पसंदी, इंतहा पसंदी जो है मजहब से रिलेटेड, इसको कभी एडवोकेट किया है? नहीं। अगर ये हैं भी तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। और पाकिस्तान का मसला भी यही रहा है कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जिनके खिलाफ अब हमने भरपूर कार्रवाई की है, इन्होंने ही हमारा नाम बदनाम किया है जहां कहीं किया है। तो क्या भारत में नॉन स्टेट एक्टर्स की कमी है? नॉन स्टेट एक्टर्स क्या, वहां तो रॉ मुनज़्ज़म है, मुनज़्ज़म तरीके से इन सारी चीजों में उनको सपोर्ट किया जाता है, सरकारी सतह पर उनको सपोर्ट किया जाता है। जो बलूचिस्तान में है आरएसएस जो है, और जो अफगानिस्तान में हमारे पास सारे सबूत हैं। क्यों ये सारे सबूत हम लेकर दुनिया के सामने नहीं जाते? ये हम क्यों कह रहे हैं कि जी, क्या लगता है सर आपको, क्यों नहीं जाते? हम क्यों नहीं जाते? हम असल भारत कमजोर शवाहिद को लेकर भी दुनिया में ढंडोरा पीटता है, लेकिन हमारे पास बलूचिस्तान में, कराची में, मुख्तलिफ जगहों पर रॉ की इन्वॉल्वमेंट के सबूत मौजूद हैं और हम उसको नहीं लेकर जाते। इसका हुकूमत को जवाब देना होगा। वक्त आ गया है कि अब हुकूमत हमारे लोगों को बताए कि उसमें किस चीज की कमजोरी है और क्या खौफ है। देखें ना, उसकी सबसे जो रिसेंट मिसाल है वो तो आपने उफा में देख ली। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर को चल के जाना चाहिए था उस शख्स की तरफ जो अपनी जगह पे बुत बन के खड़ा रहा और पूरा कैमरा दिखाता रहा कि कितना लंबा रास्ता वो चल के उसके पास पहुंचे। कोई प्रोटोकॉल का मामला नहीं, कोई कर्टसी नहीं, कोई, और बुलाया खुद उसने मुलाकात के लिए। तो अगर उसने मुलाकात की रिक्वेस्ट की है तो उसके चल के आना चाहिए था ना। ये वो चीजें हैं जो ऑप्टिक्स हैं और इनके बड़े मैसेजेस होते हैं। यानी ख्वाहिश का इजहार उनकी तरफ से किया जाए और चल के आप जा रहे हो दरवाजे तक, तो दरवाजे तक आके इनके पीछे मैसेजेस हैं। वो ये शो करना चाहते हैं कि भारत बहुत बड़ा मुल्क है, भारत बहुत जबरदस्त है, बहुत ताकतवर है, और वो पाकिस्तान को नेपाल, भूटान, सिक्किम, मालदीव्स इनकी तरह ट्रीट करना चाहते हैं। ये हमारी कमजोरियां हैं। जब तक हम इन मामलों पे गौर नहीं करेंगे, हमारा मेयार और हमारा इमेज दुनिया में ठीक नहीं हो सकता। हमने उनको खुला मैदान दे रखा है। हमारी खारजा पॉलिसी में बहुत बड़ा सुकम है। तो आपको सर लगता है कि समझौता एक्सप्रेस का जो मामला है उसको जिस तरह से पाकिस्तान को उठाया जाना चाहिए, अपने हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी भारत की जानिब से, रॉ की जानिब से हो रही है वो तो अलग, लेकिन उनके अपने मुल्क में जो दहशतगर्दी हुई है जिसमें पाकिस्तानियों को निशाना बनाया गया, 42 पाकिस्तानियों को जो मेहमान बनकर वहां गए थे, वापस आ रहे थे, पाकिस्तान ने उस मामले को उस तरह से उठाया जैसे उठाया जाना चाहिए। हमने उसमें भी इंसाफ नहीं किया, जिसकी वजह से जो मेन उसका कल्प्रेट है उसको आज उन्होंने छोड़ दिया। अब हम शोर मचा रहे हैं उसको क्यों छोड़ा, जब वो उसके ऊपर मुकदमा था कि आपको अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं करना चाहिए था। और खासकर आपको याद होगा अफजल गुरु जो है उसका भी जब मुकदमा बना, उसके खिलाफ भारत में कोई ना शवाहद थे ना सबूत थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर उसको फांसी दे दी कि ये लोगों के जज्बात के तहत इसको फांसी देना जरूरी है। गो उसके खिलाफ ना शवाहद है ना सबूत है। तो क्या पाकिस्तान उस वक्त भी खामोश रहा कि आप एक शख्स को, इतना बड़ा इदारा सुप्रीम कोर्ट, वो तो जाता ही शवाहद और सबूत की बुनियाद पर है, और हमारे जो है वो हाफिज सईद को हर दूसरे दिन पकड़ा जाता है। सबूत वो नहीं दे पाए, कोई एडमिसिबल एविडेंस उसका आज तक वो नहीं दे पाए। और जब आपका कोर्ट उसके मुताबिक उसको बरी जमा, कोर्ट ये तो नहीं कह रहा कि शवाहद मौजूद हैं, हम इसको छोड़ने पर इसलिए मजबूर हैं कि जी पाकिस्तान में सेंटिमेंट्स हैं। उन्होंने ये बात नहीं की। वो तो आज भी कह रहे हैं इंडिया को। अभी भी उफा में जब बात हुई और उन्होंने बॉम्बे अटैक्स की बात की तो आपने उनसे यही कहा ना कि उसका जो वॉइस का जो सैंपल है वो आपकी जिम्मेदारी है प्रोवाइड करना। तो एडमिसिबल एविडेंस जब तक आप नहीं देते, हमारे कोर्ट फैसला करने पर मजबूर, मतलब कोई फैसला ना सुनाने पर मजबूर है। मगर उधर तो खासकर उन्होंने कहा कि शवाहद नहीं है, मगर उसके बावजूद अफजल गुरु को उन्होंने फांसी दे दी। आज एग्जैक्टली उसका रिपीट हुआ कि एक शख्स जो कि उसमें मुलव्वस है, जिसके बारे में इंक्वायरी जो है वो क्लियरली उसको मुल्ज़िम ठहराती है, जिसने बॉम्ब के बदले बॉम्ब का की थ्योरी पेश की और अलाल ऐलान पेश की। अलाल पेश की ऐसे ही है कि जैसे आपके यहाँ मलिक इसहाक ने बाकायदा अदालत में कह दिया था कि हाँ मैंने 100 कत्ल किए हैं और बाहर भेजोगे तो फिर 100 करूंगा। तो अपने अंजाम को पहुंच गया। अब इसको आपने छोड़ दिया, और वो इसीलिए छोड़ा कि आज वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते ये इल्जाम लेना कि जनाब समझौता एक्सप्रेस में एक उनका अपना बंदा इन्वॉल्व था, क्योंकि दुनिया में जो ढंढोरा पीटा जा रहा है वो तो सारा पाकिस्तान के नाम पर है।
कि LOC पे भी कोई मसला हो तो वो है, वर्किंग बाउंड्री पे भी मसला हो तो पाकिस्तानी है, कश्मीर पे भी मसला हो तो पाकिस्तानी है। क्या ये सबको नहीं मालूम कि कश्मीर में जुल्म की कितनी बड़ी दास्तान है? सही। और आज भी वो चल रही है। तो अगर कश्मीरी उसके बदले में अपनी आजादी के बारे में रिएक्ट करते हैं, क्यों नहीं आपने प्लेबिसाइट करवाया? ये चीज है उनसे पूछने वाली कि असल जो जड़ है इस मामले की, ये है पाकिस्तान का काम। सिक्योरिटी काउंसिल में उसको क्यों नहीं आप लेके जाते? आप क्यों नहीं कहते कि जनाब आप सारे सामने आए? और भारत जो है वो लगातार कह रहा है कि हमें सालसी का किरदार मंजूर ही नहीं है किसी का। बिल्कुल, सालसी के बगैर ये मसला कैसे तय होगा? सही है। पाकिस्तान की अपनी कमजोरी। राइट, एक ब्रेक मुझे लेनी है शाह साहब, और मैं भारत के हवाले से कुछ बहुत सारे सबूत जो माजी में भी सामने आ चुके हैं, एक और सबूत जो सामने आया, एक अब्दुल सत्तार बुगटी जिन्होंने कुछ रोज पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की वजीर दाखिला बलूचिस्तान के साथ बैठकर, उन्होंने बताया कि किस तरह से भारतीय रॉ की मदद हासिल थी और हासिल है वहां पर दहशतगर्दी को जो लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। इस पर हम बात करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे। पूरा था उनका, फंडिंग दे रहे थे, फुल सपोर्ट था रावालों की तरफ से। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। हम जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले जिक्र कर रहे थे कि बलूचिस्तान में भी भारत की रॉ के मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत कई मरतबा मिल चुके हैं, कराची में सबूत मिल चुके हैं, लेकिन जिस तरह से शायद साहब बता भी रहे थे कि कभी हमारी हुकूमत उसको मंजर आम पर उस तरह से लेकर नहीं आई, या लेकर उसको आलमी अदालत में या इंटरनेशनल फोरम्स पे उस तरह से उस पर बात नहीं की गई। गुज़श्ता रोज जो बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी का फरारी कमांडर अब्दुल सत्तार हथियार डाले गए और वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान के साथ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सरफराज बुगटी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं जरा इस हवाले से और उनसे बात करेंगे कि क्या हकायक सामने आए हैं। बहुत शुक्रिया सरफराज बुगटी साहब आपका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। आप के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की अब्दुल सत्तार ने, जो कि फरारी कमांडर थे। क्या हकायक सामने आए हैं सर रॉ की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से बलूचिस्तान में? देखिए, सबसे पहले तो जो पंजाब के वजीर दाखिला साहब शहीद हुए हैं, जो वाकया हुआ है, मैं उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ इस अज़म के साथ कि दहशतगर्द हमें कमजोर नहीं कर सकते हमारे अज़ाइम में। और जो दूसरा आपका सवाल है, मैं अब उस पर आता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि अब तो ये बात रोज़ रोशन की तरह यहाँ होगी। आपको याद होगा कि मैं पहला बंदा था जो ये कहता था कि रॉ की इन्वॉल्वमेंट है। अब इसमें कोई शक नहीं कि रॉ और NDS जो है वो मिलकर अफगानिस्तान में पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की साजिश में भी शामिल है, साथ साथ उस तमाम अमल में भी शामिल है जिसमें लॉजिस्टिक्स सपोर्ट है, ट्रेनिंग है, वेपन्स है, फंडिंग है। तो ये बात अब, और जहां तक एविडेंसेस की बात है, दो किस्म के एविडेंसेस होते हैं, एक सॉलिड एविडेंसेस होते हैं और एक सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस होते हैं। सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस तो मैं और आप इस फोरम पे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो सॉलिड एविडेंसेस हैं, जाहिर है उनका फोरम ये नहीं है जिसपे हम बैठे हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट का डोमेन है, वो जरूर उस पर कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। सही, लेकिन सर जो कुछ चीजें तो सामने आई हैं ना, जैसे अब्दुल सत्तार बुगटी जो हैं वो उन्होंने हथियार डाल दिए और उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से कुछ बात की, किस तरह से उनको मदद फराहम की जाती थी, कुछ इस हवाले से आपके सामने कुछ चीजें आई होंगी। जी हाँ, अब्दुल सत्तार जो था इसने BRA रेज की थी। ये बलोच रिपब्लिकन आर्मी जिसको ब्रांडर हेड करता है, ये उसका सरबराह था। तो मैं समझता हूँ कि उसका बड़ा कमांडर था। उसने जो हमें इंकशाफात किए हैं या जो चीजें बताई हैं, उसमें रॉ और NDS के लोगों की मुलाकातें हैं, ट्रेनिंग कैंप्स हैं, बाकायदा फंडिंग हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि हर वो फैसिलिटेशन या वेपन कैरी करके वो अफगानिस्तान में कहीं भी मूव कर सकते थे, ये जितने हमारे टेररिस्ट थे, तो ये सारी चीजों को अफगान गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही थी थ्रू रॉ। और रॉ के लोग बाकायदा इन तमाम कैंप्स में आते जाते हैं, इनको ट्रेन करते हैं, इनको हर वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जो जिनसे उनका सर्वाइवल होता है। सही है, साथ रहिएगा बुगटी साहब। मैं जरा एक दो और सवाल बहुत अहम आपसे करना चाहता हूं, लेकिन शायद साहब इस पर जरा आप कमेंट कर दीजिए कि बलूचिस्तान में एक तो मैं चाहूंगा कि जो सूरत हाल है वो तेजी से बेहतर हो रही है, लोग खुद हथियार डालकर शामिल हो रहे हैं और फिर वजारत दाखिला बलूचिस्तान की भी इसमें बड़ा अहम किरदार रहा है, आर्म फोर्सेज जो वहां पर काम कर रही है उनका बड़ा अहम किरदार है। तो बलूचिस्तान में सूरत हाल एक तो तेजी से बेहतर हो रही है, इस पर मैं आपको कॉमेंट चाहूंगा, और साथ ही साथ जो रॉ की इन्वॉल्वमेंट सामने आई है, एक और कल सबूत सामने आ गया जिस पर बुगटी साहब बात भी कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि सरफराज साहब तो अब आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज दे रहे हैं ना, और वो शख्स जो कि इसमें से गुजरा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के आपको बता रहा है
यानी इससे बढ़ के आप किस तरह का सबूत मजीद चाहते हैं? और ये वो शख्स है, जैसे सरफराज साहब ने कहा कि बीआरए रेस करने वाला है ये, और 2006 से ये बात कर रहा है, इसका मतलब कोई 9-10 साल ये किस्सा पुराना हो गया और इस दौरान सब कुछ होता रहा। तो ये साबित हो गया, जैसे इन्होंने सरफराज साहब ने कहा, कि हम जो बात कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है पिछले सेगमेंट में भी हम यही बात कर रहे थे कि सबूत हमारे पास हैं, मगर अब हम इसको इस्तेमाल कैसे करना है? क्या सबूत लेके हम बैठे रहेंगे? वो एक मरतबा सबूत हमने शर्म शेख में भी पेश किए थे, बंद कमरे के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को एक फाइल दे दी। क्या यह तरीका है सबूत पेश करने का? झिझकते हुए और बड़े अपोलोजेटिक तरीके से, माजरत ख्वाहाना तरीके से, कि जरा इसको भी देख लीजिए। यानी हिंदुस्तान के पास सबूत ना भी होते हुए, और मैं क्यों कह रहा हूं कि सबूत नहीं होते, वो इस तरह कि जब भी एलओसी पे कोई वाकया होता है, हम कहते हैं ना कि ये यूएनओ की किसी गैर जानिबदाराना टीम से इसको आप इन्वेस्टिगेट करवा लें, या हम ये कहते हैं कि दोनों मिलकर मुश्तरका तौर पर इसकी इंक्वायरी करते हैं। ना वो यूएनओ की टीम को मानते हैं, ना वो मुश्तरका इंक्वायरी को मानते हैं, और खुद ही इल्जाम लगाते हैं, खुद ही मुजरिम ठहराते हैं और कह देते हैं पूरी दुनिया को कि ये तो जी पाकिस्तान ने करवाया है। यानी उनके पास कुछ ना भी होते हुए वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। और हमारे पास सब कुछ होते हुए, बलूचिस्तान के बारे में सब कुछ होते हुए, अफगानिस्तान के बारे में सब कुछ होते हुए, हमने आज तक कोई नैरेटिव तैयार नहीं किया। क्या हमने ये सबूत दुनिया के सामने, क्यों नहीं हम इनको सिक्योरिटी काउंसिल का एक हंगामी इजलास बुलाते और उसमें बताते कि ये इंडिया पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है? तो फर्क यही है। इसीलिए हमारा केस जो है वो कमजोर बन गया। उनका केस जो है मुबालगा राई भी है और झूठ है, सरासर झूठ है, उसके बावजूद उनका केस स्ट्रांग बन गया। अब ये जो इंकशाफात हुए हैं, ये तो एक आदमी के मुंह से हो रहे हैं जो इसका हिस्सा रहा, और ये बड़ा अच्छा शगुन है कि बलूचिस्तान में लोग जो हैं वो हथियार फेंक कर सही वो वापस और हम सुनवा भी देते हैं, हम सुनवा भी देते हैं शाह साहब के वो जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के उसने जरूर सुनाए। अब्दुल सत्तार जो कि कमांडर था और फरारी एक कैंप चला रहा था, बीआरए को रेज किया, जैसा सरफराज भुट्टी साहब बता रहे थे, उसने इंकशाफात क्या किए, कहा क्या है, जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख लीजिए। उधर हमारे अपने घर थे, उधर बैठे थे, अपना कारोबार चला रहे थे, इलाके वालों से रब्ता था, कारोबार था, अपना तंजीम चला रहे थे। क्या कर रहे थे? हाँ, तो तरबियत देते हैं रिमोट का देते हैं, दूसरी चीज़ों का तरबियत वो लोग आके देते थे। किन ममालिक से? ये रा वालों के तरफ से। नौ बरामदे के बाद जो है मुझे अख्तर था, मैं जिस कैंप से रब्ता करता था वो मेरा हुक्म था, पूरा ताउन था। हाँ बिल्कुल, उधर चलने घूमने में हमारे कुछ पाबंदी नहीं था, फंडिंग दे रहे थे, फुल सपोर्ट था उधर जी। उस टाइम बस हम लोगों ने ये सोचा था कि बेहतर है निकालना, फरार होने में उधर गए थे, फिर उधर सोच किया कि ये गलत काम है, बस वापस आ जाए। फिर भाई ये सारे दोस्तों की मेहरबानी से वापस आए हैं। फरारी कमांडर का वापस आना, जिसने बीआरए रेस की हो, जो सारे कैंप्स को लुक आफ्टर करता हो, जो बलूचिस्तान में बीआरए के जितने कैंप्स थे उन सब का जो राब्ता कार होता था बरामदा के बाद, वो अब्दुल सत्तार था, और हम उसको पाकिस्तान आने पे खुशामदीद कहते हैं। सही। ये आपने सर देखा शाहिद साहब के किस तरह से उसने इंकशाफात किए हैं, और एक तरह से हथियार डाल के वो शामिल हो गया है, कौमी धारे में अपना किरदार अदा करेगा वो शख्स, और ये अच्छी बात है। बलूचिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं, और सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त बलूचिस्तान के हालात में बेहतरी की है पूरे पाकिस्तान के साथ साथ, क्योंकि बहुत अहम प्रोजेक्ट जो है वो वहां पर डेवलप होने जा रहे हैं। देखें, बलूचिस्तान इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा बायसे तशवीश इलाका बना हुआ था, क्योंकि आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर मुआशी एतबार से अब डेवलप होना है वो तो है ही बलूचिस्तान के थ्रू। आपकी राहदारी जो है वो इसी के जरिए गवादर पोर्ट वहां पे डेवलप होनी। माजी में जब भी हमने गवादर पोर्ट डेवलप करने की कोशिश की, चाइनीज को हमने दी, और आपको मालूम है कि वहां कैसे दहशतगर्दी के मामलात हुए और उनको भगा दिया गया। तो अब तक दहशतगर्दी की वजह से और इस तरह के अनसर्टेन माहौल की वजह से हम गवादर डेवलप ही ना कर पाए। अब हमें हर सूरत ये काम करना है। अब चीन बीच में इन्वॉल्व हो गया, एक तो वो बड़ा अच्छा पहलू है कि चीन ने इस मामले को लेकर चलना है, क्योंकि चीन ने अपना मगरबी इलाका डेवलप करना है, उसकी जरूरत है कि गवादर जो है वो डेवलप हो, लिहाजा एक बहुत बड़ा साथ उनका अब हमारे साथ है, और उसके साथ रूस चीन की वजह से भी इस मामले के पीछे खड़ा है। तो एक तो ये हमारे लिए बायसे इत्मीनान बात है। दूसरा, बलूचिस्तान के जो हालात इतनी तेजी से इंप्रूव हो रहे हैं वो एक हमारे लिए बहुत ही खुश आइंद बात है। उसको
उसको स्टेबलाइज करना हमारे लिए बहुत जरूरी था। और उसकी मिसाल आपके सामने है कि जिस तरह लोगों ने यौम आजादी वहां मनाया, यानी बलूचिस्तान जहां पाकिस्तान का झंडा लगाना ही एक खतरे की अलामत समझा जाता था, जिस तरह वहां झंडे लहराए गए, जिस तरह पाकिस्तान के लिए यौम आजादी के मौका पर खुशी का इजहार किया गया, यानी बलूचिस्तान में लाइफ दोबारा आ गई। यूं लगता है कि बलूचिस्तान की रौनकें, बलूचिस्तान में पाकिस्तानियत दोबारा से उसने जन्म लिया है। सही। और उसकी निशानदेही इस तरह भी हो रही है कि यके बाद दीकरे बहुत सारे इस तरह के लोग जो उसके खिलाफ एक साजिश का हिस्सा रहे, वो अपने हथियार फेंक रहे हैं, और ये इस मुल्क के लिए निहायत ही, मैं समझता हूं कि खुशाइंद बात। सही है। कभी बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान का झंडा लहराया जाना एक मुश्किल चीज नजर आती थी, और अब तो मकबूजा कश्मीर में भी झंडा लहराया जा रहा है। एक ब्रेक नाज़रीन लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। शाहिद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और आज के प्रोग्राम में हम इंडिया के हवाले से, इंडिया की पॉलिसीज के हवाले से, इंडिया में, पाकिस्तान में इंडिया की जो दहशतगर्दी है और रॉ की स्पेशली इन्वॉल्वमेंट है, उस पर हम बात कर रहे थे। और साथ ही साथ हमने जिक्र किया आज के प्रोग्राम में कि एक तरफ तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी को इंडिया की जानिब से एक्सपोर्ट किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है, और साथ ही साथ ढिंडोरा भी पीटा जा रहा है दुनिया भर में। तो शाहिद लतीफ साहब का कहना यह था कि हमारी अपनी भी कमजोरियां इसमें शामिल हैं, क्योंकि जिस पर हमें बहुत जोर से आवाज बुलंद करनी चाहिए वो एडवांटेज भारत ले जाता है, और यह काम वो करता है। मैं शाहिद लतीफ साहब एक और इशू की जानिब आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूं, और वो ये है कि 2 माह में लाइन ऑफ कंट्रोल की 71 बार खिलाफ वर्जी की गई है। इतनी ज्यादा खिलाफ वर्जी, और जिसमें हलाकतें भी शामिल हैं, बहुत से लोग जख्मी भी हुए हैं। क्या इस मामले को आपको लगता है कि जिस तरह से एहतजाज होना चाहिए, या जिस तरह से आलमी इदारों के पास इसको ले जाना चाहिए, क्योंकि एग्रीमेंट मौजूद है पाकिस्तान और भारत का लाइन ऑफ कंट्रोल की सीज फायर का, उस सीज फायर के एग्रीमेंट की बार बार खिलाफ वर्जी की जाती है, तो क्या इस पर हम अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं? देखिए, ये बहुत गैर मामूली मामला है जिसकी तरफ आपने निशानदेही की है कि इतने कम वक्त में इतनी सारी वायलेशंस, ये बहुत गैर मामूली है। मगर इससे जाहिर क्या होता है? इससे जाहिर ये होता है कि हिंदुस्तान में किस हद तक बौखलाहट है। असल जो किस्सा है वो है पाकिस्तान का मुआशी मैदान में पूरी तैयारी के साथ उतरना। और यह भी नजर आ रहा है कि अब चीन के साथ चूंकि पाकिस्तान मिलकर यह काम करने जा रहा है, चीन तो आइंदा की एक सुपर पावर है ना, वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये जो प्रोग्राम या ये जो मंसूबा है ये फेल हो जाए। ये नहीं होने जा रहा। इंशाअल्लाह ये मंसूबा तरक्की पसीर होगा और ये आगे चलेगा। ये वो बौखलाहट है जिसकी वजह से वो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं डिस्टेबलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि चीन जो है उसको उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात होने लगे। यही एक तरीका है ना, सही, कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर कोई लेकर आ रहा है। और यह भी आपको मालूम होगा कि हमने चीन को एक बहुत बड़ी गारंटी दी है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ हम जो इकदामात ले रहे हैं उसके तहत हम पाकिस्तान को एक बिल्कुल पीसफुल इलाका बनाएंगे और इसको इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाएंगे। ये प्री कंडीशन है इन्वेस्टमेंट की, और कोई भी करना चाहेगा। इसके अंदर आपको मालूम है कि आपके आर्मी चीफ तक को चीन भेजा गया था। जब बाराक ओबामा इंडिया आए हुए थे तो वो चीन गए थे, उनकी विजिट थी। उस विजिट के दौरान ये सारे मामला तय हुए हैं। तो पाकिस्तान अपनी सरतोड़ कोशिश कर रहा है कि दहशतगर्दी का खात्मा किया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये यौम आज़ादी ने दुनिया के सामने साबित कर दिया कि पाकिस्तान में एक भी छोटा सा वाकया दहशतगर्दी का नहीं होने दिया गया। वरना उनको तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो मुल्क के हर जगह फैले हुए हैं। मगर इससे साबित ये हुआ कि अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इतना कंट्रोल है कि हमने दहशतगर्दी को तकरीबन जड़ से उखाड़ दिया। जो रहता है वो हम कराची और बाकी इलाकों में करने जा रहे हैं और हम कर लेंगे। मगर दुनिया को अब उम्मीद तो बन गई ना, चीन जैसे मुल्क को कम से कम एक सामने मंजरनामा नजर तो आ गया। ये है असल में बौखलाहट इंडिया की कि कोई ना कोई चीज वो बनाकर यहां पे रखें, छेड़खानी करते रहें, एलओसी के ऊपर खुद फायरिंग करें और कहें कि पाकिस्तान की तरफ से हुई। यही वो करना चाहते हैं। एक तरफ तो भारत सलामती काउंसिल का मुस्तकिल मेंबर बनने का ख्वाब देख रहा है। ये ख्वाब नहीं पूरे हो सकता। ख्वाब उस वजह से भी टूटा और उसको धक्का लगा जब 3 बड़े ममालिक जिसमें अमेरिका भी शामिल था उस दिन के खिलाफ वोट दिया। बिल्कुल वोट दिया, नहीं बन सकते। असल हकीकत से ये तीनों जो ममालिक हैं असल हकीकत से ये वाकिफ हैं। कश्मीर की वायलेशंस किसको नहीं पता? कश्मीर के ऊपर प्लेबिसाइट क्यों आपने होल्ड की हुई है? आपने क्यों नहीं वहां पे ये काम होने दिया? यानी जिस यूएनओ की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है कि कश्मीर में एक प्लेबिसाइट करवाई जाएगी, आप उसी को उससे इनकार कर रहे हैं मानने से, और उसी यूएनओ की ऑर्गेनाइजेशन में आप परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं।
ये कैसे होगा? इसकी जस्टिफिकेशन कैसे होगी? अगर अमेरिका चाहे भी तो इसकी जस्टिफिकेशन नहीं बनती। मगर उसके बावजूद वहां से एक अनथक और सरतोड़ किस्म की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान में जो राहदारी का मंसूबा होने जा रहा है, इसके रास्ते में रोड़े अटकाए जाएं। यह है भारत का और उसमें चूंकि कामयाबी नहीं होती हुई ये काम करना चाह रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि गुरदासपुर का मामला, उसके फौरन बाद उधमपुर का मामला। उधमपुर में तो अब साबित हो गया, और मगर जब तक वो साबित नहीं हुआ था उन्होंने कहा जी ये है ही पाकिस्तानी और उसकी शनाख्त तक बना दी, यानी क्या क्या कर दिया। हालांकि हमारे नादरा की तरफ से कहा गया था कि वो यहां का बाशिंदा नहीं है, अब साबित हो गया। इसी तरह गुरदासपुर में, ये गुरदासपुर में कौन नहीं जानता कि सिखों का वो गढ़ है, और जो कुछ उनके साथ आपने माजी में किया है उनकी तरफ से अब मुख्तलिफ मुल्कों में प्रोसेशंस हो रही हैं और वो कह रहे हैं कि हम अपनी शनाख्त जो है वो बनाकर और साबित करके रहेंगे। तो ये उनकी तरफ कोई उंगली नहीं उठी, क्योंकि उनकी तरफ उंगली उठाना उनके फायदे में नहीं है, पाकिस्तान को ब्लेम करना है। तो पाकिस्तान को ब्लेम करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं दिया जा रहा, हाथ से जाने नहीं दिया जा रहा। लिहाजा पाकिस्तान को इस वक्त चौकन्ना रहने की जरूरत है, पाकिस्तान को अपना फर्ज निभाने की जरूरत है। पाकिस्तान अगर इस तरह की पॉलिसी इख्तियार किए रखी उसने कि चुप रहने वाली, तो चुप रहने से आपके नाम के ऊपर धब्बा ही नहीं, ये आपके नाम के ऊपर एक जो है वो कसूर साबित ना कहीं वो कर लें, और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि भारत जो है वो खुद कुछ करवाएगा और पाकिस्तान पे लगाएगा। तो अब सत्ताज अजीज साहब तशरीफ ले जा रहे हैं, तो किस एजेंडे को लेकर उनको वहां पर जाना चाहिए? क्या पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तान के सबसे पहले एजेंडा में मैं समझता हूं नंबर 1 कि ये जो दहशतगर्दी की बेबुनियाद पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, इनको फौरी तौर पर खत्म किया जाए। ये अंडरस्टैंडिंग ली जाए कि अगर कोई ऐसा वाकया आता है तो उसकी इंक्वायरी जो है वो यूएन का एक गैर जानिबदार जो है वो कमीशन करेगा, सही, अनमॉक जिसको कहते हैं, और अगर वो नहीं तो फिर मुश्तरका तौर पर होगी। जब तक ऐसा नहीं होता भारत जो है इसका नाम न ले। उसके साथ साथ जो आपके कोर इश्यूज हैं उनको बाकायदा, अब भारत की ख्वाहिश ये है, और बल्कि एजेंडा इस वक्त भारत का ये है कि वही फ्रेमवर्क बन गया जो ऊफा में बना। सही। अब वो कह रहे हैं कि अगर सेक्रेटरी खारजा के लेवल पर जो मुज़ाकरात होंगे वो उस फ्रेमवर्क में होंगे, यानी उसमें सिर्फ बॉम्बे को देखा जाएगा, उसमें डीजी एमओज की मीटिंग को देखा जाएगा, उसमें जो आपके बॉर्डर ऑब्जर्वर ग्रुप्स हैं सिर्फ उनको देखा जाएगा, तो बाकी मामले किधर गए? तो पाकिस्तान के मसाइल कहां गए? ये कितनी उन्होंने चालाकी से ये काम किया। और हम उस वक्त भी कह रहे थे कि आइंदा जो बातचीत होगी वो इस फ्रेमवर्क में होगी, उन्होंने अब उसको फ्रेमवर्क बना लिया है। फौरी तौर पर यह इंप्रेशन खत्म किया जाए कि नो, वो फ्रेमवर्क जो है वो हमें बाइंड नहीं करता, कि हमारे जो कोर इश्यूज सदियों से चले आ रहे हैं, दहाइयों से, हम उनको एक तरफ कर दें। तो एजेंडा 3-4 पॉइंट्स इस तरह के उसूलन जो बनाकर वो देने चाहिए। और अगर ये इस एजेंडे पे उनका इत्तेफाक नहीं होता, मैं समझता हूं ये बातचीत होनी ही नहीं चाहिए। किस चीज पे आप बात करने जा रहे हैं? आप आज जाके वही पॉइंट्स अगर डिस्कस करेंगे तो वो कह देंगे कि देखें जी पाकिस्तान तो उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन पे आमादा हो गया, और लिहाजा यही असल बर्निंग पॉइंट्स है। तो ये एक आसान काम नहीं है, क्योंकि आप एक गलती उफा में कर चुके हैं, उस गलती को ठीक कीजिए, बजाय इसके कि इस पर एक और गलती कर दें। हमें क्यों इतना शौक है कि मुज़ाकरात होने चाहिए? यानी मुज़ाकरात को तोड़ने वाला वो, आपको याद है ना कि उन्होंने कहा जी कि आप चूंकि हुर्रियत पसंद के हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों से मिले हैं, लिहाजा उसको उन्होंने डायलॉग तोड़ दिया जो कितनी देर से चला आ रहा था। कोई किसी किस्म की कशीदगी हो जाए, हम कहते हैं नहीं जी हमारी कशीदगी नहीं होनी चाहिए, लिहाजा उनसे बातचीत के लिए आप फौरी रजामंदी का इजहार कर देते हैं। उनको नहीं एहसास कि कशीदगी नहीं होनी चाहिए, उनको ये नहीं एहसास कि इस खित्ते में 2 हम बड़े मुल्क हैं। क्या दुनिया सिर्फ पाकिस्तान को दुनिया क्यों ब्लेम करती है? क्योंकि भारत का जो नैरेटिव है उसको माना जा रहा है, प्रोपेगेंडा उसकी वजह से आप कमजोर दिखाई देते हैं। उस कमजोरी की बिना पर आप कहते हैं जी बस भारत को नाराज ना करो, भारत को ज्यादा इसके साथ कशीदगी ना करो, क्योंकि दुनिया पहले ही अपनी तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ किए हुए, और कैसे किए हुए है वो आपकी कमजोरी की वजह से किए हुए। एक्चुअली तो तोपों का रुख इंडिया की तरफ होना चाहिए, मगर उसमें आपकी खारजा पॉलिसी फेल है। आपकी तरफ से भारत के खिलाफ जो एक्चुअल जेन्युइन कार्रवाई होनी चाहिए आप वो नहीं कर रहे।
और उसकी वजह से आप कमजोर से कमजोर होते जा रहे हैं। सही है। फिर कुछ इस तरह की भी बातें हैं कि हुकूमत के कुछ जाती मफादात हैं, मेहरबानी करें वो जाती मफादात आप चलाएं, पर पाकिस्तान के मफादात पर उसको तरजीह न दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाहिद लतीफ साहब। वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। पाकिस्तान के मफादात को अजीज रखा जाए और तवक्को अब यही होनी चाहिए और करना भी हुकूमत को ये चाहिए, पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए कि आप अगर जा रहे हैं न्यू दिल्ली और वहां पर जाकर मुज़ाकरात करने जा रहे हैं तो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, कोर इश्यूज जो हैं, उसको एजेंडे पर सर फहरिस्त रखा जाए और इसी सूरत हाल में बातचीत हो सकती है। और पाकिस्तान की कमजोरियां जिसका आज हमने पूरे प्रोग्राम में जिक्र किया है, उस पर हुकूमत को जरूर नजर डालने की जरूरत है ताकि पाकिस्तान का मुकदमा सही मानों में आलमी सतह पर उठाया जाए और भारत का जो प्रोपेगेंडा जिसमें ज्यादा हकीकत नहीं है और वो मफरूजों पर मबनी प्रोपेगेंडा है, उसका तोड़ निकाला जा सके। मुझे इस प्रोग्राम से